Hello everyone, I am back with another video and today's topic is applications of inductive effect. आज हम जानेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लिया था पिछले वीडियो में। मैं उसका लिंक इसमें भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना अगर नहीं देखा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो 3-4 बातें थी, सबसे पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो किसकी वजह से हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होने की वजह से हो रहा था। दूसरा, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट था। ठीक है। तीसरा, ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था उसे हम एक एरो से शो करते हैं। एरो किसकी तरफ होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और चौथा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड वाले होते हैं, जिनका एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की समरी। आज देखते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम कैसे कैसे केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट चीजों पर। सबसे पहला होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जब दो एटम एक दूसरे से जुड़े हों बॉन्ड के थ्रू, तो उन दोनों के न्यूक्लियस से जो दोनों के बीच मतलब दोनों के एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी वही कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट का बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला बॉन्ड लेंथ। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो बॉन्ड लेंथ पर उल्टा असर डालता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्स इफेक्ट दिखाता है। जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होती है उस मॉलिक्यूल की। यानी कि अगर हम दो मॉलिक्यूल में कंपेयर करें तो जिस भी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा था डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है? तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है डाइपोल मूवमेंट से, यानी कि जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। तो डाइपोल मूवमेंट आई इफेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट समझते हो ना? जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? जो भी हमारा चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम दोनों चार्ज के बीच की दूरी से कर दें तो बनता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दो ध्रुव बन जाएं। तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट दो एप्लीकेशंस हैं वो है एसिडिटी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ती या घटती है। अब देखो एसिडिटी क्या होती है? किसी भी हम कहते हैं कि ये इसकी एसिडिटी इतनी है या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिड होता क्या है? जो जितना इजीली एचाइन दे पाए वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या? जो जितना इजीली एच आयन दे सकता हो, निकाल सकता हो, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया जाता है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। असल में ये होता कैसे है? COOH। तो हम कौन से H निकालने की बात कर रहे हैं? इस वाले की, यानी कि जैसे ये हमारा O और बॉन्ड H, तो जितना इजीली ये H निकल सकता होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो वाला एसिड होगा। अब
ये इजीली कैसे निकल सकता हो? ये इजीली तब निकल पाएगा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। कैसे? अब हमने दो टाइप के ग्रुप पढ़े थे, एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते थे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकते हो। और जो डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते थे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हो या इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। तो अब जो मैं कह रही हूँ कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, EWG उसे बढ़ाते हैं, EWG इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो EDG होते हैं वो घटाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की। किस तरीके से? अब देखो होता क्या है, मान लो यहाँ कोई EWG लगा हुआ है, ठीक है, और हमें एसिड कैसे पता चलता है? जब ये H आयन निकल सकता हो। अच्छा, हम अगर ना समझ आया हो तो एक बात, ये है H आयन, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो O को ही दे आता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाता है, इसलिए तो हम इसे H आयन कह रहे हैं, वरना H लिखते केवल H पॉजिटिव लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया है, ये अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो O को ही दे आता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। जैसे EWG लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा। तो ये जो O है वो हमें पता है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये होता है भूखा इलेक्ट्रॉन का, मतलब O में भी पावर होती है ना खींचने की। तो EWG ने क्या करा? इस ग्रुप से, कार्बोक्सिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब O पे हो गई कमी, अब O तो कमी के साथ रह नहीं सकता, अब O भी होता है भूखा इलेक्ट्रॉन का, तो O उतना ही तेजी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये H आयन की फॉर्म में उतनी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो EWG होते हैं उनके जुड़े होने से एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। पर इसी का उल्टा है EDG, जो अगर EDG लगा होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले ही लेगा, तो O को जरूरत नहीं पड़ेगी H से इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इस वजह से H आयन आसानी से नहीं निकलेगा, तो उसकी एसिडिटी या कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमने क्या समझा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ EWG बढ़ाते हैं और जो EDG होते हैं वो कम करते हैं। अगर मैं इसे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की भाषा में कहूँ तो जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, ठीक है। तो ये हुई हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। उसके बाद जो चौथा एप्लीकेशन है वो है अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है, यानी कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम किस तरीके से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। चलो देखते हैं ये भी। देखो अब अमीन क्या होते हैं, हमें पता है ये है NH3 यानी कि अमोनिया, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन, और N पे क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, ये रहा इसका लोन पेयर। अब अगर मैं एक H की जगह एक R लगा दूं, R मतलब एल्काइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो ये जो बना हमारा RNH2, ये बनी हमारी अमीन। क्या बनी ये? अमीन। ये थी हमारी अमोनिया। तो अमोनिया का एक H हटाकर अगर मैंने R लगाया है तो उससे बनी अमीन। अब अमीन भी 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके से मतलब है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लिख के दिखाती हूँ। जैसे ये था हमारा अमोनिया, उसके बाद एक H, एक लगाया हमने R,
और नाइट्रोजन पे है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी 1 डिग्री अमीन। उसके बाद मैंने कर दिया 2 हाइड्रोजन की जगह, पहले यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जगह लगाया, अब 2 की जगह मैं R लगा दूंगी, R R बचा 1 हाइड्रोजन। और उसके बाद मैंने तीनों हाइड्रोजन की जगह लगा दिया एल्काइल ग्रुप, R R R। R यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एल्काइल ग्रुप को दिखा रहा है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, यानी कि कैसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब देखो ये बने हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। अब इनमें किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती या घटती है वो देखते हैं। अब हमें पता है जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो है EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि जितने ज्यादा EDG होंगे उतनी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, जो हमारे अमीन्स हैं या अमोनिया हैं उनमें बेसिक स्ट्रेंथ होती किसकी वजह से है? उनमें बेसिक स्ट्रेंथ होती है इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितना ज्यादा नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उभर के आ सकते हैं, या मतलब नाइट्रोजन जितना इजीली उनको दे सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है कितना इजीली, उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या? प्राइमरी में देखो केवल एक R है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किस तरीके से जा रहा होगा? इधर की तरफ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि हमें पता है जो एरो जाता है वो किधर जाता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है। तो ये नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है? 2 है, 1 और 1 2, और इसमें कितने हैं? 3, 2 और 3। तो इस हिसाब से जिसमें जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उसमें मतलब जो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा या EDG जितने ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों? मतलब हमने किस बेसिस पे ये निकाला कि इसमें सबसे ज्यादा R ग्रुप है, यानी कि देने वाले ग्रुप्स हैं। तो जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप्स, उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी। तो ये हुआ इसके हिसाब से ये ऑर्डर। लेकिन असल में ये ऑर्डर नहीं होता है। मैं क्या कह रही हूँ? असल में ये वाला ऑर्डर नहीं होता है। असली ऑर्डर क्या होता है? रियल में जो ऑर्डर होता है वो होता है 2nd डिग्री, 1 डिग्री और फिर आता है 3 डिग्री। हमेशा याद रखना, नोट डाउन कर लेना कि ये ऑर्डर नहीं होता है। असली ऑर्डर होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। अब तक हम टर्शरी को सबसे ज्यादा बेसिक मान रहे थे, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? तो ये जो इसका रीजन है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल कहूँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है भीड़ भाड़। क्या? भीड़ भाड़। अब हमें पता है ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नाइट्रोजन के चारों तरफ ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है ना, जगह की कमी हो गई, खींचातानी हो गई। तो जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? सब में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक ही छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोगों को बैठा दो तो सब में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, रिपल्शन हो जाता है। उसी तरीके से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से रिपल्शन होना शुरू होगा, और जिसकी वजह से जो हमारा 3 डिग्री अमीन है उसकी बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2nd डिग्री, 1st डिग्री और 3rd डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा कि हम जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनमें जो EWG थे वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, और जो EDG थे वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहे थे। और हमने अमोनिया की बेसिसिटी कैसे बढ़ी कि जो अमोनिया की बेसिसिटी है
वो किस बेसिस पर होती है, उसके नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से होती है। और इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन असलियत में ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की सारी एप्लीकेशंस। हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ पे कैसे फर्क पड़ता है, डाइपोल मूवमेंट पे कैसे फर्क पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे बता सकते हैं, और अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से कैसे बता सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।